एवरीवन, वेलकम टू द डी एजुकेशन चैनल। और यहाँ क्लासेस चल रही हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, और 4-5 क्लास हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी। और आज चैप्टर शुरू करेंगे 8। उसमें हम 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं और कंसेप्ट भी देख लिए हैं, और जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो सारे हमने रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, आज शुरू करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम युग। संगम युग क्या है? संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। ये भी पूछ लेते हैं कि संगम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो नाम ध्यान रखेंगे, नयनार अप्पार। संगम का अर्थ है संघ अथवा परिषद। यह संघ कवियों के समागम का संगम था। जो संघ कवि थे उनके समागम का संघ था ये। अतः तमिल भाषा को प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। किसको? तमिल भाषा को कहते हैं संगम साहित्य, और यही है प्राचीनतम साहित्य। प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत तोलकाप्यम संगम साहित्य है। दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत है ये तोलकाप्यम संगम साहित्य। ठीक है, इस साहित्य का नाम ध्यान रखना है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के दौरान संकलित किया गया था, और इसे प्रेम और युद्ध के विषयों पर व्याख्यात्मक प्रारूप में बनाया गया था। संगम पर परिषद या शाही संरक्षण में आयोजित तमिल कवियों की सभा थी। संगम परिषद या शाही संरक्षण में आयोजित तमिल कवियों की सभा थी। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम 9990 वर्षों तक चले, और 8598 कवियों ने इसमें भाग लिया, और 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। संगमों का आयोजन, पहला संगम समिति ये कहाँ आयोजित हुई थी? स्थल था मदुरई। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे इसके अध्यक्ष। और ग्रंथ था अकत्यम। विद्वान कौन थे? कुन्ने मेरिंद्र थे, और मुरुगबल थे, मुरंजी यूर थे, और मुदी नाग रायर। ठीक है, ये विद्वान थे इसमें। दूसरी बौद्ध संगम समिति की द्वितीय संगम समिति, इसका स्थल था कपाटपुरम या अलईवई। ठीक है, अलईवई या और कपाटपुरम इसका स्थल था। अध्यक्षता करी थी अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियर। ग्रंथ है तोलकाप्पियम इसका, और विद्वान थे वेलूर काप्पियर और इरंदयूर। तृतीय संगम समिति ये हुई थी उत्तरी मदुरई में, और अध्यक्ष थे नक्कीरर। ग्रंथ था पत्तू पातू और इत्तु गोदुइदु और पदीनेन कील कणक्कू। ठीक है, ये इसके ग्रंथ थे तीसरी संगम समिति के। विद्वान कौन थे? इरईनार थे, कप्पियार थे, और परनार, ये विद्वान थे। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा गया है, एक तो कथात्मक और एक उपदेशात्मक। कथात्मक ग्रंथों को पदीने किल कणक्कू के नाम से संकलित किया गया था, जो कथात्मक ग्रंथ थे, और इसमें 18 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें इत्थु थोकई 8 लंबी कविताओं का संग्रह और पत्थु पातु 10 छोटी कविताओं का संग्रह शामिल है। कथात्मक काव्य में वीरों और युद्धों का महिमा मंडन किया जाता है। जो कथात्मक काव्य होते हैं उनमें वीरों के बारे में बताया जाता है और युद्धों के बारे में बताया जाता है, और वे दक्षिण भारत में राज्य गठन का विचार भी देते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ तिरुकुरल और नलदियार से मिलकर नीलकंकु 18 कविताओं का संकलन है। ये उपदेशात्मक ग्रंथ है तिरुकुरल और नलदियार, इनसे मिलकर बना है कीलकंकु। ये ग्रंथ राजाओं और समाज के लिए एक आचार संहिता का निर्माण कराते हैं। वे सामाजिक समूह व्यवसायों के बारे में भी सलाह देते हैं। अशोक के द्वितीय और 13वें शिलालेखों से दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिला है। किस किस का? चोल के बारे में पता चला है, चेरा मालाबार के केरल पुत्र, और पांड्य और सती पुत्र थे। ठीक है, इनके बारे में पता चला है अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग में तमिल राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया कि कलिंग में तमिल राज्यों के उल्लेख के बारे में। अन्य संगम साहित्य कौन कौन से हैं? शिल्पादिकारम है, इंग्लो आदिगल ने लिखा था इसको, शिल्पादिकारम को। यह कोवलन, कानंगी और माधवी के प्रेम के संबंध के बारे में जानकारी देता है। बाद में दक्षिण भारत में कन्नगी पंथ विकसित हुआ।
मणिमेखलाई ये किसका है? सीता लेसत्तनार द्वारा लिखा गया था। इसमें अगली पीढ़ी से शिल्पादि कार्य की कहानी जारी है, जिसमें मणिमेखलाई माधवी और कोवलन की बेटी है। तो मणिमेखलाई किसने लिखा था? सीता लेसत्तनार ने। तोलकाप्यम लिखा था तोलकाप्पियर ने। इसे द्वितीय संगम काल में लिखा गया था और यह मूल रूप से तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। तिरुकुरल लिखा था तिरुवल्लुवर, जिसमें दर्शन के साथ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। संगम साहित्य में 3 मुख्य राज्य चोल, पांड्य और चेर के बारे में विवरण मिलता है और उनके बीच प्रतिद्वंदिता के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये देखो, ये मैप है संगम युग का, ठीक है। अब यहाँ देख लो, सब यहाँ थे चोल, ठीक है, ये चोल का शासन था। यहाँ पे थे दक्षिण में चेर और यहाँ थे पांड्य, ठीक है। ये इनकी लोकेशन है, चोल कहाँ थे? पांड्य, चेर, ठीक है। और इनका राज चिन्ह था बाघ, और पांड्य जो थे इनका राज चिन्ह था मछली, फ्लैग पे बनी हुई है। और चेर जो थे इनका राज चिन्ह था धनुष, ठीक है। एक बार मैप को और ध्यान से देख लेना। राजनीति शास्त्र, सबसे पहले पढ़ेंगे हम चोलों के बारे में। चोल राजधानी थी कावेरी पट्टनम, पुहार और उरैयूर कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। कावेरी पट्टनम और उरैयूर जो थी इनकी राजधानियाँ थी। उरैयूर कपास व्यापार के लिए फेमस है। क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच राज्य फैला हुआ था, जिसे चोल मंडलम कहा जाता था। राज्य चिन्ह क्या था इसका? बाघ था। कावेरी पट्टनम, उरैयूर और अरिकमेडु पुडुचेरी चोलों के अधीन व्यापार और उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र थे। तीनों, कावेरी पट्टनम भी, उरैयूर भी और अरिकमेडु भी। चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक उरुवप्पहर्रे और इलंजेती चेन्नी था। ये राजवंश का पहला ऐतिहासिक शासक था ये, और इसकी राजधानी कौन सी थी? उरैयूर थी। एलोरा सबसे पहला ज्ञात राजा था 200 BC में। उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 वर्ष तक शासन किया था। करी काल सबसे प्रसिद्ध राजा था। इस काल का लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। इस काल को लगभग प्रारंभ में करी काल को हटा करके कैद कर लिया गया था और पत्तू पातू में उसके पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। इसने 2 युद्धों से ख्याति अर्जित की। उन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध के साथ पुहार पत्तन का निर्माण भी करवाया था। वेणी का युद्ध, इस युद्ध में राजा करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हरा दिया था। वेणी के युद्ध में करिकाल ने हरा दिया था पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को। और भाई वाहापरंदलई का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में करिकाल ने 9 छोटे शासकों को हरा दिया था, ठीक है। पांड्य आए। अब तक हमने चोल के बारे में पढ़ा, अब आए पांड्य। इनकी राजधानी थी मदुरई और ये व्यापार और उद्योग का केंद्र थी। मदुरई राज्य की सीमा प्रायद्वीप का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग था और राज्य चिन्ह क्या था इनका? मछली थी। पांड्यों को रोमनों के साथ व्यापारिक संबंध थे इनकी। पांड्य जो थे रोमन के साथ व्यापार करते थे। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। नेंडुजेलियन अपने राज्य की धन और समृद्धि के लिए जाना जाता था और सबसे योग्य पांड्य था नेंडुजेलियन। चेर ये संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। चेर शब्द का अर्थ पर्वतीय देश होता है और सबसे प्राचीन राज्य है कौन सा? चेर। इनकी राजधानी थी वंजी। मालाबार क्षेत्र था पांड्य राज्य का पश्चिम और उत्तर भाग। राज्य चिन्ह था धनुष और बाण इनका। और उदयन जेरल प्रथम चेर शासक था, ठीक है भाई। उदयन जेरल जो था प्रथम चेर शासक था और इन्होंने महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि धारण की थी। उदयन जेरल ने। इस वंश का शेन गुट्टुवन लालचेर सबसे महत्वपूर्ण शासक था। शेन गुट्टुवन जो था इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसने कन्नगी या पत्तनी पूजा प्रारंभ की थी। कन्नगी पूजा में आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। जो आदर्श और पवित्र पत्नी होती थी उसकी मूर्ति की पूजा करते थे कन्नगी में। चीन में राजदूत भेजने वाले दक्षिण भारत के पहले राजा थे ये। उन्होंने अत्यधिक नैतिक और सदाचारी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। गजबाहु उनके पिता श्रीलंकाई राजा थे। करयूर और मुजीरिस पत्तनम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। करयूर और मुजीरिस पत्तनम रोमन मुजीरिस पत्तनम पर बसे थे रोमन जो थे, और इसी स्थान पर रोमन सम्राट अगस्तस का मंदिर बनाया गया है। प्रशासन कैसा था? संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत था। इसमें
सिद्धांत राजा सर्वशक्तिमान व निरंकुश था, परंतु व्यवहार में राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। सर्वशक्तिमान तो था बट स्वेच्छाचारी नहीं था। प्रशासनिक इकाई थी राज्य, मंडलम बोलते थे इनको। प्रांत में बटा था, प्रांत को क्या बोलते थे, नाडु। फिर ये शहर, प्रांत से नीचे आते थे शहर, शहर को बोलते थे उर। फिर आते थे बड़े गांव, फिर इनको बोलते थे पेरूर। छोटे गांव को बोलते थे सिरूर। तो सबसे पहले थे मंडलम, फिर नाडु, फिर उर, फिर पेरूर और फिर थे सिरूर। ठीक है, इनकी प्रशासनिक इकाई थी। राजा को मन्नान, विंडन, कोर्रा, वन या इरावन कहा जाता था। वह प्रशासन का केंद्र था। अवे सम्राट का दरबार था। अवे जो था, राजा की सहायता करने वाले 5 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। मंत्री, इनको अमेचार बोलते थे मंत्री को। पुरोहित थे, पुरोहित को अयानर और पुरोहितार बोलते थे। और सैन्य कमांडर था, सैत्रा यतियार बोलते थे इसको। राजदूत को दत्तर बोलते थे और गुप्तचर को ओर्रार बोलते थे। ठीक है भाई, ये नाम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किसका क्या वर्क था या किस विभाग से कौन संबंधित था। ठीक है भाई। राजा के सर्वोच्च न्यायालय राज्यसभा को नालव कहते थे। ये सर्वोच्च न्यायालय था राजा का। पेरूनल राजा का जन्मदिन कहलाता था, पेरूनल। सेना के सेनापति को ऐनादी की उपाधि दी जाती थी। सेना में विल्लार, धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। संगम काल की युद्ध पद्धति की जानकारी कल्ली बेली साहित्य से मिलती है। सेना चतुरंगणी, मतलब पैदल सैनिक भी थे, हाथी वाले भी थे, अश्व और रथ, ये सारी सेना होती थी। सेना को पर्दे कहा जाता था और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मारिया की उपाधि दी जाती थी। सेना को पर्दे बोलते थे और जो शौर्य प्रदर्शित करने वाले जो वीर थे उनको क्या बोलते थे, मारिया, मारिया की उपाधि दी जाती थी उनको। राजस्व प्रबंधन, करई क्या था, ये भूमि कर था। उल्गू सीमा शुल्क था, उल्गू क्या था, सीमा शुल्क। अरवई क्या था, जबरन उपहार, अतिरिक्त मांग, मतलब जबरदस्ती उपहार लेना। जबरदस्ती लिए जाने वाले उपहारों को बोलते थे अरवई। इरई क्या था, सामंतों द्वारा दी जाने वाली भेंट थी इरई। और वरियान था, कर संग्रह करता। ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी थी संगम काल में? कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता था कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता हो उतनी जमीन पर 7 व्यक्तियों का पेट भर सकती है। तो जमीन इतनी उपजाऊ थी वहाँ। संगम साहित्य में वर्णित क्षेत्र समृद्ध था तथा इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग और व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। लोग पुरातन शिकारी मछुआरे के रूप में बटे हुए थे, हालांकि उनके द्वारा चावल का उत्पादन भी किया जाता था। संगम साहित्य में धान, रागी, गन्ने की पैदावार का वर्णन किया गया है। निम्न वर्ग की महिलाएं जो खेती करती थी उन्हें कड़ई सियर कहा जाता था। निम्न वर्ग की महिलाएं जो खेत में काम करती थी। भूमि को करई कहा जाता था और जो कि 1/6 था। संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह, 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे? नोरा, नेली, संडा, तोंडी, मुशीरी, बंदर, वांजी, ये तो थे पश्चिमी तट के। पूर्वी तट के थे शालियूर, कोरकई, पुहार, उरैयूर, पोटुका। पुहार एक सर्वदेशीय शहर था और नीर पेयारू बंदरगाह से घोड़े आयात किए जाते थे। अरागिरिटिक एक प्रकार से मलमल था ये, जिसे निर्यात किया जाता था और उरैयूर मलमल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उरैयूर जो था ये मलमल के लिए फेमस था। भूमि मापन की इकाई क्या थी? वेली या माँ होती थी। इसको भूमि मापन की इकाई बोलते थे, वेली या माँ। निर्यात किया जाता था मसलिन, ग्लास बीड्स का, मोती का, चंदन, इत्र, काली मिर्च, यवन पिरिया बोलते थे इसको, कछुए के खोल, दवाइयाँ, पशु पक्षी, इन सबका निर्यात करते थे। आयात किसका करते थे? सोना, चांदी, मूंगा, शराब, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, कच्चा ग्लास, हाथी दांत, तांबा, टीन, दवा और गुलाम, इन सबको ये आयात करते थे। सोना चांदी भारी मात्रा में आयात किया जाता था, जो कि यह दिखाता है कि व्यापार भारत के पक्ष में था। प्लिनी रोमन लेखक अपनी नेचुरल हिस्टोरिका में भारत को भारी मात्रा में सोने चांदी के आयात से परेशान होने का वर्णन करता है। ये नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी है? प्लिनी ने। टोलमी ने अपनी जियोग्राफिया, टोलमी की पुस्तक थी जियोग्राफिया, और स्ट्रैबो की थी जियोग्राफिका, में भी भारत के साथ रोमन साम्राज्य के व्यापार असंतुलन का वर्णन है। हिप्पालस द्वारा मानसूनी पवनों की खोज ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ा दिया था।
और भू राजस्व, विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क और युद्धों में पकड़े गए लूट ये आय के मुख्य स्रोत थे। समाज कैसा था? संगम काल के सामाजिक संगठन पर आर्यों की वर्ण व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है और पुरुनार में 4 जातियां, कुंडी बोलते थे इनको, जातियों को का उल्लेख मिलता है। ये तुड़ियन, पानन, परय्यम और कदम्बन, ये 4 जातियां थीं और इनकी पहचान आर्यों के 4 वर्णों से की गई है। शासक क्या थे? अरासर, ब्राह्मण, अंदानर, वैश्य, वैनिगर और कृषक, वेल्लार, इनको ये कहा जाता था। ठीक है। संगमकालीन समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, लेकिन चतुवर्ण व्यवस्था नहीं थी, नहीं दास प्रथा थी। यद्यपि ब्राह्मणों को सर्वोच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। यहाँ जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था और व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति थी। समाज का विभाजन क्षैतिज आधार पर था, ना कि वर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाधर। ठीक है, समाज का विभाजन था क्षैतिज। भूमि अधिकतर वेलार जाति के हाथों में थी। 2 वर्गों में विभाजित थे, धनी कृषक थे और भूमिहीन कृषक थे। उमनार किसको बोलते थे? नमक को, नमक के व्यवसाय को, नहीं सॉरी, ये उमनार जो जातियाँ थी ये नमक का व्यवसाय करती थी। और परादावार जातियाँ जो थी मछुआरे का काम करती थी। ये वन्नार धोबी, कोल्लार लोहार, कुचावर कुम्हार थे, कुचावर जो थे। चेट्टी व्यापारी थे। पानर गायक थे, पानर। विदुषी अवैयार थे। ठीक है। मारुतम क्षेत्र में वेल्लार या अमीर किसान प्रमुख थे। स्त्रियों के साहस, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को संगम समाज में मान्यता दी गई थी। अवैयार, नच्चेलैयार और काक पोडिनयार तमिल कविताओं को समृद्ध करने वाली कवयित्री थी। ठीक है, अवैयार, नच्चेलैयार और काक पोडिनयार ये कवित्री थी। प्रेम विवाह संगम समाज में स्वीकार किया जाता था, फिर भी विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार होता था क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी। कुछ सामाजिक पार्थावर, पन्नार, आइनार, कदम्बार, मारवार, पुलैयार और प्राचीन टोडा, इरूला, नागा, वेडार आदिवासी समूह भी संगम युग में थे। धर्म मुरुगन संगम युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मुरुगन नाड़ू काल नायक पाषाण को भी आमतौर पर सैनिकों की वीरता को याद करते हुए पूजा जाता था। कुरंजी ये पर्वत रास्ते थे। मुलई जंगल थे। मरुदम कृषि, नेमतल क्या था? तटीय भाग था। और पल्लई क्या थे? रेगिस्तान थे। 5 प्रकार की भूमि है ये। ठीक है, जो तोल काप्यम में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रकार की भूमि एक अलग गतिविधि और संबंधित देवता के साथ जुड़ी हुई है। कुरुंजी मुरुगन के साथ जुड़ी है और यहाँ शिकार करने में काम आती थी। मुलई या मुलई विष्णु से जुड़ी हुई हैं ये और पशुपालन के काम में आती थी। मरुदम इंद्र देवता से जुड़ी है, कृषि में यूज होती थी ये मरुदम। नेतल वरुण से जुड़ी हुई है, मत्स्य पालन होता था, नमक निर्माण। पल्लई या पल्लई कोरावई से जुड़ी हुई है, दुर्गा जी से, और सूखी रेतीली भूमि थी। इस काल में जैन और बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार हुआ। संगम काल में शिव, अनंत, शाई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी इस काल में। अब है नेक्स्ट चैप्टर गुप्त काल का इतिहास। ठीक है भाई, दक्षिण भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब चैप्टर आया है गुप्त काल का इतिहास। अब हम गुप्त काल के बारे में देखेंगे। गुप्त शासन में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, धातुकर्म, दर्शन शास्त्र इत्यादि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई। इसलिए प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, लाभप्रद व्यापार, शांतिपूर्ण व्यवस्था के कारण उत्तर भारत में इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुए हैं। श्री गुप्त इस वंश का पहला शासक था और इसके बाद पुत्र घटोत्कच शासक बना था। भीतरी स्तंभ लेख इस समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ पुष्यमित्र और हुणों के साथ होने वाले गुप्त शासकों के संघर्ष का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासक रहा है ये, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके शासनकाल में दक्षिणी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग, साकेत और प्रयाग इसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। 319 से 20 ईस्वी में राज्याभिषेक को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अपने प्रभाव में वृद्धि की थी।
इस समय सोने के सिक्कों में चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्रण किया गया है। इसके बाद आया समुद्रगुप्त 335 से 375 या 380 ईस्वी। यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और इस वंश का अगला शासक बना था और इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन ने किया था। ठीक है, तो पूछ लेंगे प्रयाग प्रशस्ति का संकलन किसने किया था? हरिसेन ने किया था और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के 12 राजाओं पर विजय हासिल करके उन्हें दोबारा उनके राज्य सौंप दिए थे। उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग समुद्रगुप्त के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इन उपलब्धियों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। समुद्रगुप्त ने कराया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध सिक्के, वीणा सिक्के चलाए जिन पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अश्वमेध सिक्के चलाए थे, वीणा सिक्के चलाए थे। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त एक विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में इसे धर्म प्रचार बंधु कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद स्तंभ लेख ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था। अब समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी तक। सत्ता संभालने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा में शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की, है ना? वही तो धारण करी थी। हाँ, महाराजा धीराज। ठीक है, उपाधियाँ भी ध्यान रखनी है किसको कौन सी उपाधि मिली थी। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को। उदयगिरी गुफा अभिलेख और सांची अभिलेख के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिलती है। और उदयगिरी गुफा अभिलेख कहाँ है? विदिशा में है, एमपी में। इसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था और इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद 390 से 410 ईस्वी के दौरान प्रभावती ने शासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासनकाल का ऐसा पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे और जिन पर शेर की आकृति बनाई गई थी। यह सिक्के शकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के तर्ज पर ही बनाए थे। जैसे शकों ने जारी किए थे ऐसे ही इनके सिक्के थे। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े हुए मेहरौली के लौह स्तंभ, कहाँ है मेहरौली का लौह स्तंभ? दिल्ली के अंदर है। से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बैक्ट्रिया के वल्लीकास को हरा दिया था। कालिदास और अमर सिंह जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चीन का बौद्ध भिक्षु फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ब्राह्मण धर्म इसके काल में चरमोत्कर्ष पर था। इसके बाद आया कुमारगुप्त प्रथम 414 से 455 सी में। करमदंड अभिलेख फैजाबाद में है। इसे 4 महासागरों से घिरी भूमि का शासक कहा जाता है। मंदसौर अभिलेख में इसे पूरी पृथ्वी का शासक कहा गया है और दामोदर ताम्रपत्र में इसको महाराजा धीराज कहा गया है। किसको? कुमारगुप्त को। विल्सड एटा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। भाई ये ध्यान रखना कौन सा अभिलेख किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन यहीं से ऐसे बनता है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और अश्वमेध महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। वह शिव का अनुयायी था और उसने कार्तिकीय प्रकार के मयूर की आकृति वाले सिक्कों को जारी किया था। हिंदू कुश दर्रा से हुणों के आक्रमण का भय होने के बावजूद भी इसका संपूर्ण काल शांतिपूर्ण चलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इसके काल में, कुमारगुप्त के। अब आया स्कंदगुप्त। ये कुमारगुप्त का पुत्र था और इसने अपने जीवन काल में उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में हुणों से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। भीतरी स्तंभलेख में पुष्यमित्र नामक जाति पर इसकी विजय का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों ने शासन किया जिससे साम्राज्य का पतन होता चला गया। पतन कैसे हुआ? इस समय सामंतवादी जमींदारों के प्रभाव में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने स्वयं के शासन को स्थापित करना शुरू कर दिया था जमींदारों ने, और प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकृत होना एवं बड़ी स्थायी और सुव्यवस्थित सेना का ना होना इसके पतन के प्रमुख कारण थे। विदेशी व्यापार में गिरावट, हुनों का आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी भी पतन के कारण थे
और विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी में गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अब गुप्त काल के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थिति देख लेते हैं, प्रशासन कैसा था इसका। राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। भुक्ति, प्रांत और विषय प्रांतों के छोटे खंड थे, प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ठीक है, भुक्ति और विषय जो थी ये प्रशासनिक इकाइयाँ थी और इनकी अध्यक्षता ऊपरीक करता था और विषयपति करता था। भुक्ति में कौन था? ऊपरीक। और विषय में कौन था? विषयपति होता था। विषय को पुनः विधि, तहसील में और गांवों में बांटा जाता था। ठीक है भाई, जिले किस में बटे हुए थे? जिले को बोलते थे ये विषय, और ये किस में बटे हुए थे? विधि में, तहसील में और गांव में। इस समय नौकरशाही मौर्य साम्राज्य की तरह विस्तृत नहीं थी। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश प्राण विकाक होता था। ठीक है, स्मृतियों में गुप्तकालीन न्याय प्रणाली का उल्लेख है, लेकिन गुप्त अभिलेखों पर नहीं है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था ये बलाधिकृत कहलाता था और गज सेना के प्रधान को महापीलुपति कहा जाता था और अश्व सेना के प्रधान को भटाशुपति कहा जाता था। सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाले अधिकारी को रणभंडागारी को कहा जाता था। भाई ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना ये इनसे रिलेटेड आते हैं। यहाँ से महादंड नायक कौन होता था? न्यायाधीश। महाप्रतिहार राजकाज से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला था, महाप्रतिहार। दूतक उपहार और अनुदान से संबंधित था। संधि विग्राहक कौन होता था? युद्ध शांति का मैत्री। पीलुपति कौन था? हाथियों का प्रमुख था। अश्वपति घोड़ों का प्रमुख था। नरापति पैदल सैनिकों का प्रमुख था। भंडारिका कौन था? सेना के लिए सामग्री जुटाने वाला विभाग था और ये रणभंडारिक के अधीन होता था। और अक्षपटलाधिकृत कौन था? रिकॉर्ड और खातों का प्रमुख होता था। अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ की? भाई इस समय भूमि को कृषि योग्य और बंजर भूमि में बांटा गया था और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। राजा भूमि कर के रूप में उपज का 6वां भाग लेता था और इस कर को भाग कहा जाता था। उद्रंग कर स्थायी किसानों से तथा ऊपरी कर जो था वो अस्थायी किसानों से लिया जाता था। उद्रंग स्थायी किसानों से लेते थे और जो ऊपरी कर था ये अस्थायी किसानों से लिया जाता था। भूमि का स्वामित्व रखने वाला वर्ग था मेहतर, ग्रामिका और कुटुंबिका। ये प्रभावशाली हो गए थे और क्योंकि इस समय भूमि प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी, इसका उपयोग बेचने और अनुदान के रूप में किया जाता था। कारीगरों द्वारा दैनिक उपयोग और विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। व्यापारिक मामलों को श्रेणी द्वारा प्रशासित किया जाता था। गुप्त काल में भूमि कर में वृद्धि हुई और व्यापारिक करों में कमी हुई। सामान्य लोग कोड़ियों में व्यापार करते थे। इस समय कुषाणों की तुलना में कम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है, कुषाण में ज़्यादा थे और इस समय कम थे। भूमि की माप के लिए नल, पाटक, आढ़वाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, निवर्तन और अंगुल का प्रयोग किया जाता था और व्यापारियों के समूह का जो नेता था उसको बोलते थे सार्थवाह। व्यापारियों की समिति को निगम बोलते थे। फाहियान के अनुसार साधारण लोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए वस्तु विनिमय और कोड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में सूती वस्त्र का एक प्रमुख उद्योग था। ताम्रलिप्ति, भड़ोच एवं कल्याण आदि प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र थे। ताम्रलिप्ति, भड़ोच और कल्याण, ठीक है, ये बंदरगाह थे और व्यापारिक केंद्र थे। भूमि कर से जुड़े अधिकारी थे। ध्रुवाधिकरण ये कौन था? भूमि कर संग्रह अधिकारी था, भूमि से जो कर आता था उसको संग्रह करता था। और महाक्ष पटलिक कौन था? ये आयव्यय लेखा जोखा अधिकारी होता था। आयव्यय का और लेखा जोखा अधिकारी होता था महाक्ष पटलिक। शौल्किक सीमा शुल्क और भू कर अधिकारी होता था और न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है भाई। समाज और धर्म कैसा था इस समय समाज सामंतवादी हो गया और सामंतवादी प्रमुखों को अनुदान के रूप में भूमि प्राप्त होती थी। महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। इन दोनों को रामायण और महाभारत सुनने की अनुमति थी। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा और बाल विवाह के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये ऐरण अभिलेख इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त ने लिखा था इसको। शाही सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए विष्ठी एक बलात् श्रम का रूप था। विष्ठी क्या था? एक बलात् श्रम था। चंडाल को 4 वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था और गांव उसे बाहर रहने की अनुमति होती थी। विभिन्न धार्मिक समूह आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। इस समय के राजाओं ने वैष्णव और शैव को समर्पित मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस काल में पुराण, महाभारत, रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकों का अंतिम संकलन हुआ था। दर्शन और प्रतिपादक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि, न्याय के थे अक्षपाद गौतम, वैशेषिक के थे कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और वेदांत के थे शंकराचार्य। इंपॉर्टेंट है भाई।
कला और स्थापत्य कैसा था यहाँ का? अजंता गुफा की दीवारों पर गुप्त काल के स्थानीय विषयों को चित्रित किया गया था, जिसमें लोगों की दैनिक गतिविधियाँ शामिल थीं। मूर्तिकला, इस समय मूर्तिकला के विकास को बढ़ावा मिला और इस काल से संबंधित विभिन्न पत्थर की मूर्तियाँ होने के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न स्थानों से बुद्ध, भागलपुर से कांसी की मूर्ति मिली है बुद्ध की, शिव और विष्णु का पत्थर और धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, विष्णु जी की और शिव जी की पत्थर की और धातु की मूर्तियाँ मिली हैं। इस समय पहली बार भगवान की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस समय स्तूप और गुफा के निर्माण में कमी आई और मंदिर निर्माण को बढ़ावा मिला है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। भीतरगांव का मंदिर ईंटों का बना हुआ है और यूपी के कानपुर में है ये। और पार्वती मंदिर नचना कुठार में है ये, एमपी में। और विष्णु मंदिर जबलपुर में है, एमपी के अंदर। गुप्त काल के दौरान साहित्य, गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला, जिसमें नाटक, कविताएं, धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र इत्यादि ये शामिल हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? अमर सिंह, धनवंतरी, छपणक, कालिदास, धटक पर, शंकु, वराहमिहिर, वरुचि, वेताल भट्ट। ठीक है, ये सारे 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। इस काल में धर्मशास्त्र, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, रामायण महाभारत के भाग और भाषा के 12 नाटक लिखे गए थे और इस समय अधिकांश साहित्य का विकास संस्कृत भाषा में हुआ था। कालिदास के साहित्य देख लेते हैं कौन कौन से थे। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार और ज्योति वृद्धाभरण, ये कालिदास के साहित्य थे। नीतिसार, कामंडक ने लिखा था नीतिसार। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। गुणाढ्य ने व्रत कथा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, 5 पुस्तक जिसमें व्रत संहिता सबसे प्रसिद्ध है। सुश्रुत ने लिखी थी शल्य चिकित्सा व सुश्रुत संहिता। धन्वंतरी ने आयुर्वेद। अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिया था और भास ने स्वप्नवास वदतम, ये रचना लिखी थी। सारी ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आता है, किसी न किसी एग्जाम में कोई एक आधी बुक तो ना पूछ ही लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपके 2 चैप्टर कंप्लीट। दक्षिण भारत का इतिहास भी पढ़ लिया हमने और गुप्त काल के बारे में भी पढ़ लिया है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे पढ़ लिए हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना, 2-3 बार वीडियो को सुन लेना तो आपके अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।